हेलो गाइस, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स HSBT में जो आते हैं। पिछला सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैंने क्वेश्चंस दिए थे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो आ रहा है वो एक्सप्लेन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे आपका जो पहली फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है कंडक्टर्स को, सेकंड फिगर रिप्रेजेंट कर रही है इंसुलेटर्स को, थर्ड फिगर रिप्रेजेंट कर रही है सेमीकंडक्टर्स को। तो जो फर्स्ट फिगर जो शो कर रही है उसमें वैलेंस बैंड और आपका कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड है, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है EG। EG इज रिप्रेजेंट एनर्जी गैप। आपको हमेशा ये शो करना है अपने डायग्राम में कि EG इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर में आपको दिखाना है कि आपका एनर्जी गैप देखो, यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में दूरी देखो, EG इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसमें लिखा गया एम्प्टी कंडक्शन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते और आपको लिखना है, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और इस तरह से डायग्राम बनाना है, EC और EV के बीच में जो है एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये सारे डायग्राम्स इस क्वेश्चन में आपको बनाने हैं, और जो मैंने बोला है वो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, ये तीनों डायग्राम ज़रूर बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, कृपया इन्हें बनाइएगा पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गिव कंडीशन फॉर TIR विद डायग्राम। देखो यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम्स बनाए, ठीक है। 2 मीडियम के बीच में जब लाइट ट्रैवल करती है तो क्या होता है, जब फर्स्ट मीडियम से देखो यहाँ पे लिखा है B एंगल, तो नॉर्मल के साथ B एंगल के साथ वो लाइट ट्रैवल कर रही है, तो एंगल बना रही है B, तो वो क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, किसमें, एयर में, ठीक है। रिफ्लेक्टेड तो रिफ्लेक्ट हो रही है एक मीडियम से, जब वो दूसरे मीडियम में जाते हैं उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे एक डेफिनेशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ क्रिटिकल, यहाँ पे लिखा है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है विच इज़ सच दैट, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ सच दैट कि आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, तो वेव क्या उसके सतह पर ट्रैवल करती है, वाटर की सतह पर। नेक्स्ट है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस मच ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सो दैट द वेव इज ट्रैवल्ड इन द सेम मीडियम। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि एंगल फॉर्मेशन करते हुए टोटल ट्रैवल सेम मीडियम में वेव ट्रैवल। तो आपको ये तीनों डायग्राम बनाने हैं, ठीक है ना, और थ्योरी आपको जो मैंने बोला है उस हिसाब से लिख देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट साइड में देखना है, यहाँ पे मिलने लिखा है N1 sin थीटा C, N2 sin 90 डिग्री। जब ये क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन हो रही है तो आप लोग लिखना है sin थीटा C इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 sin 90 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ज़रूर लिख के आए पेपर में, इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो मेरी बात याद रखना, तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। यहाँ पे रिप्रेजेंट R टोटल को दिखा गया ना, R1 प्लस R2 प्लस RN। तो आपको ये फिगर बनानी है, ठीक है, सीरीज़ में, और आपको R टोटल को लिखना है R1 R2 प्लस RN, ठीक है। ये इसमें आप साथ में ये लिखेंगे कि इनके अंदर करंट जो होता है सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड करती है। ये लाइन और स्टेटमेंट लिखेंगे और आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। R1 R2 R3 का करंट इसमें डिवाइडेड हो रखा है, देखो फिगर में शो किया गया है कि करंट I1 I2 I3 डिवाइड हो रखा है, और ये इसके अक्रॉस क्या है, वोल्टेज सेम होती है, तीनों रेजिस्टेंस के वोल्टेज अक्रॉस सेम होती है। ये बैटरी से कनेक्टेड है, देखो I करंट फ्लो कर रहा है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट 1 बाय, और आपको एक्सप्रेशन देना है 1 बाय R टोटल, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज स्टेट द ओम्स लॉ एंड एक्सप्लेन फॉर्मूला। देखो ओम्स लॉ जनरली लिखते हैं हम, मतलब इस तरह से लिखा जाए V इक्वल टू IR, ठीक है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो V इक्वल टू IR। तो वो इसमें एक रिलेशनशिप होता है, जो ये फर्स्ट फिगर शो कर रही है, ओमिक डिवाइस ग्राफ लिखा है यहाँ पर। आपका R कांस्टेंट होता है जब वोल्टेज हमेशा करंट के साथ वेरी करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इस तरह का ग्राफ आपका फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं होता तो इस तरह का ग्राफ जनरेट होगा, नॉन ओमिक डिवाइस ग्राफ कहते हैं जिसे हम। देखो वोल्टेज वेरी कर रही है, यहाँ वोल्टेज लीनियर करंट के साथ, अगर जितना वोल्टेज बढ़ रही है करंट भी उतना बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है पर करंट उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका
राइट एनी एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ लेज़र लाइट। लेज़र लाइट की पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना है, उसकी लाइट, उसकी फुल फॉर्म लिखनी है लेज़र की, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लाइन लिखनी है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन का पहला पार्ट, कटिंग एंड वेल्डिंग। लेज़र का यूज़ किया जाता है कटिंग में भी और वेल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिकल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आई ऑपरेशंस में लेज़र का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पर डाटा ट्रांसमिट करते हैं, उसमें भी आपका लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बारकोड्स में, जनरली आप कहाँ जाते हैं, शोरूम्स में जाते हैं तो वहाँ पे बारकोड स्कैनर्स होते हैं जिसमें लेज़र लाइट लगी होती है। आपने देखो प्रोडक्ट के पीछे एक बारकोड है, उसको स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट सर्वेइंग में यूज़, सिविल इंजीनियरिंग में डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What do you mean by dynamagnetic properties, diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials? तो दो डायनामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो फ्रीली रिपल्ड बाय द मैग्नेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, अल्कोहल है, वाटर है, हाइड्रोजन एयर, ये एग्जांपल्स हैं। आपको फर्स्ट ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है, उसके अंदर बताना है कि ये रिपल्ड बाय द मैग्नेट किए जाते हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर लिखना है when placed in a magnetic field the lines of force tend to be avoid the substance. next is paramagnetic material। कौन से होते हैं, अब देखो यहाँ के आप देखोगे ये येलो पार्ट के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होती, लेकिन यहाँ पैरामैग्नेटिक मैग्नेट के लिए लिखा गया है द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विच आर दो सब्सटेंस विच आर फ्रीली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। देखो कुछ पार्ट इसके मटेरियल के इनसाइड से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, तो आपको ये लिखा है द लाइन्स फोर्स टू प्रीफर पास थ्रू द सब्सटेंस रादर देन एयर। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एल्कली, अल्कलाइन अर्थ, मेटल्स, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है, इसमें से पास हो रही है, टेंड टू क्राउड द, देखो ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस पास कर रही हैं इस मटेरियल के अंदर से, तो इसका मतलब कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होती हैं और ज़्यादा ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट किया जाता है। तो ये आपको तीनों डायग्राम बनाने हैं, तीनों डेफिनेशंस लिखनी है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद एग्जांपल। सबसे पहले आप ये दोनों डायग्राम्स बनाएं। अब इसमें होता क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो कंप्रेशन एक्सपेंशन फॉर्म की एक्सपेंशन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब यहाँ देखो एम्पलीट्यूड आपका एक ही एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे शो किया गया एम्पलीट्यूड, एरो मार्क देखो, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, कभी वो कंप्रेस होंगी, कभी वो एक्सपेंड होंगी, इस तरह से वेव मूव करती है, कंप्रेस्ड होती है, कभी टू एंड फ्रो मोशन करती है, कभी कंप्रेस्ड होगी, कभी एक्सपेंड होगी, इस तरह से साउंड वेव्स होती हैं, इस तरह से आगे मूव करती है। ये ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, कभी ये ट्रफ बनाएंगी, कभी ये क्रस्ट बनाएंगी, कभी ये ट्रफ बनाएंगी। अच्छा एम्पलीट्यूड देखो, इसमें अब कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, तो जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन के आगे परपेंडिकुलर रहेगा एम्पलीट्यूड, कभी अप कभी डाउन। इसमें ये चीज़ें याद रखनी है और आपको ये डायग्राम बनाने हैं। इस तरह से आपको ये डायग्राम बना के मेरी अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस, राइट ए 4 डिफरेंसेस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो ये चार डिफरेंस मैंने लिखे हैं, इनमें आपको लिखना है इन डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। तो आपको लिख देना है कि डीसी में वन डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट। एसी करंट में आपको लिखना है इलेक्ट्रिकल चार्ज चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली। बिल्कुल सही, साइन वेव फॉर्म में क्योंकि ट्रैवल करता है, कभी क्रस्ट कभी ट्रफ बनाता हुआ चलता है वो, अब ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डीसी करंट कैन नॉट ट्रांसफर एट ए लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज एनर्जी लॉस। ये बिल्कुल सही बात है, लार्ज एनर्जी लॉस होता है इसलिए वो उसको हम ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। नेक्स्ट एसी करंट में आपने देखा घरों तक बिजलियाँ पहुँच रही हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि एसी करंट सबसे सेफ ट्रैवल है और लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ किया जाता है। अच्छा फ्रीक्वेंसी डीसी करंट की 0 होती है, ठीक है ना, जैसे अच्छा नेक्स्ट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी जो मतलब जो घरों में बिजली आ रही है उसकी 50 हर्ट्ज़ हो सकती है और 60 हर्ट्ज़ तक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट द
जो डीसी का जो सोर्स है वो या तो बैटरी या फिर सेल, इन दो तरीक़ों से डीसी करंट लिया जा सकता है। नेक्स्ट ये जनरेटर के थ्रू जनरेट किया जाता है, और बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को यूजिंग ट्रांसफार्मर ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी यहाँ बिजली ट्रांसमिट करते हैं। तो ये दूसरा तरीका सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी जनरेटर्स। इट इज़ ए वेव ऑफ प्योर एंड पल्सेटिंग, ये इसकी वेव जो हो सकती है, जो वेव फॉर्म में या तो प्योर होगी मतलब एक सिंगल लाइन होगी, या फिर पल्सेटिंग होगी। और जो वेव साइनसॉइडल की फॉर्म में होगी, ट्रायंगुलर की फॉर्म में होगी, स्क्वायर वेव की फॉर्म में होगी, वो सब चीज़ें किस में होगी, वो आपके अल्टरनेटिंग करंट में होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका राइट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं आप ऑप्टिकल फाइबर की। देखो इसकी जो बैंडविड्थ है बहुत ज़्यादा है ऑप्टिकल फाइबर की। ज़्यादा बैंडविड्थ का मतलब अनलिमिटेड सिग्नल आप सेंड कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है ना। नंबर ऑफ सिग्नल्स यू कैन ट्रांसमिट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, इसलिए इसकी अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर सी एंड फ्लैट टेरेन बोथ। आप इसको सी के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, और फ्लैट टेरेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिग्नल डिले नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने सिग्नल अभी ट्रांसमिट किया, वो पूछ रहा है 2 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया, वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, वो दूसरे एंड पे मिल जाएगा वो, ठीक है। नो जैमिंग इज़ पॉसिबल, कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता आपके सिग्नल को। और उसका चैनल कैपेसिटी को अपग्रेड भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, देखो ये ड्राइवर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज है जो क्या है, एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है। अब क्या है, Q इज़ ए टेस्टिंग चार्ज और Q है मेन चार्ज। अब इसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज Q पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आपको बता दिया। आपको सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आप जो भी एक्सप्रेशन अपना पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहिए, जो भी आप बुक रीड कर रहे हो वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय Q। तो आपको वो फॉर्मूला लिखना है। फिर लिखना है फोर्स की इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 1 बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उस फॉर्मूले को लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय 4 पाई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ये वेक्टर की फॉर्म में आर वेक्टर को भी शो करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में 4 लग रही है, किस डायरेक्शन में आप पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये डायग्राम बनाइए। और बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इज़ माई फॉर फर्दर डिटेल्स और एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कहीं आपको प्रोजेक्ट बनाने हो, किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए या कुछ रिक्वायरमेंट हो, आप तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। और कोई जानकारी लेनी है उसके लिए भी हेल्प मिलेगी, तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्ज़ाम।